बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीलॉग किया था और उसमें आपको बताया था कि हालात को जानबूझकर जारहाना बनाया जा रहा है। जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है अपोजिशन को उतना फ़ायदा होता है, या वो उतना ज़्यादा ब्लैकमेल करने की कंडीशन में आ जाते हैं। वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि इदारों को, हुकूमत को, बाकी लोगों को दबा सकें। और पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए गरीब लोग चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो तंग दस्त हों, जिनके पास खाने पीने के लिए भी ना हो और वो आपके एक इशारे के ऊपर लड़ाई कर सकें, जान दे सकें। वो खाने की एक प्लेट के ऊपर झगड़ा करना जानते हो। ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं। हमने जब भी कभी पॉलिटिकल जलसों में या शादियों में खाना खुलते हुए देखा तो हमारे गरीब इलाकों के अंदर लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों की भरमार है तब तक इन लोगों का काम चलता रहेगा। ये पैसा फेंक और तमाशा देख, ये वाला काम करते रहेंगे। अब आज स्याही फेंकी गई है और अंडे मारे गए हैं एक और रुकन को। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, इनको मारे गए हैं। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है थोड़े दिन पहले होने वाली एक लड़ाई जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुई थी उसके साथ। और ये कहा जा रहा है कि उस दिन जो हुआ था वो भी गलत था और आज जो हुआ है वो भी गलत है। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन इसको ऐसे किया जा रहा है कि उस दिन जो किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाय डिज़ाइन और डेलिबरेटली किया था। और ये भी दोनों वाक़यात में फ़र्क है। मैं आपको फिर कहूँगा, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून किसी दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी में आई, उनके कारकुनों के साथ झड़प हुई और मौके की लड़ाई थी। ये एक प्लान्ड हमला था मनसूबाबंदी के तहत। शहबाज गिल की मेरी कल रात को भी बात हुई टेलीफोन पे, क्योंकि मैं मुस्लिम लोगों से हम बात करते हैं, अपोजिशन से भी, हुकूमत से भी, तो राब्ते हमारे रहते हैं। आज मैंने कुछ और सोर्सेज से बात की है, तो एक बहुत बड़ी खबर भी आपको देने वाला हूँ अगले वीलॉग में। ये शहबाज गिल ने आज दोपहर को बता दिया था कि मेरे ऊपर अटैक होगा और मेरे ऊपर अटैक की मनसूबाबंदी की गई है। और उसके बाद वो अपने साथियों के साथ अदालत में आए जहाँ पे उनके ऊपर केस चल रहा था। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई और अंडे भी मारे गए। इस वाक़े को आप कौमी असम्बली वाले वाक़े के साथ मिलाकर नहीं देख सकते। कुछ लोग कह रहे हैं जैसा करना वैसा भरना। ये जैसा करना वैसा भरना नहीं हुआ। हाँ, ये जैसा करना वैसा भरना तब होता जब कोई नून लीग का जलसा हो रहा होता या कोई प्रोग्राम होता, वहाँ पे शहबाज गिल अपने लोगों के साथ जाकर मुदाखलत करता, उसके अंदर घुसता और फिर उसको मारते, तो फिर जैसा करना वैसा भरना। ये तो अदालत जहाँ पे रोज़ाना मियां नवाज शरीफ साहब भी आते रहे हैं, जरदारी साहब भी आते रहे हैं, बिलावल भी आते रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आती रही हैं जब जिंदा थी, मरीम नवाज़ भी आती रही हैं, और उनके दीगर बहन भाई शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब आते रहे हैं। हर तरह के लोग जाते हैं अदालत में, सबको जाना पड़ता है अदालत में जब उनके ऊपर कोई केस होता है। लेकिन आपने देखा कि अदालत में कभी किसी ने किसी के ऊपर अटैक किया हो, सवाए एक अटैक हुआ था अहमद रजा कसूरी के ऊपर, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया था। अहमद रजा कसूरी के ऊपर अदालत आते हुए मुंह पे काली स्याही मल दी गई थी और वो अटैक किया था पीपल्स पार्टी ने। इसी तरह का एक और पीपल्स पार्टी आज क्योंकि बड़े बयानात दाग रही है कि जैसा करना वैसे भरना, मैं उनको याद दिलाता हूं कि अरबाब गुलाम रहीम को जूतों के साथ मारा था सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी ने प्लान्ड अटैक उनके ऊपर किया था। तो मनसूबाबंदी के तहत हमला करना और किसी जगह पे अचानक आमने सामना होना और वहाँ पे हमला हो जाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आप इकट्ठा करके नहीं देख सकते। यानी आज मरीम नवाज साहिबा की पेशी थी, अगर दूसरी तरफ से कुछ लोगों को तैयार किया जाता कि इनको अंडे मारने हैं, तो मीडिया वालों की साइडों पे पीछे खड़े होकर लोग अंडे मार सकते थे। नवाज शरीफ साहब को 10 दफ़ा मार सकते थे, लोग हीरो बन जाते थे, अंडे मार रहे हैं जी हम, और अपनी ऐसा होता नहीं, ये गलत है। PMLN ने भी इसकी मजम्मत की है, लेकिन ये प्लानिंग के तहत हमला हुआ है। और ये प्लानिंग क्यों हुई? मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि एक मारेंगे तो 10 हम भी मारेंगे। ये चीज़ जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। ये काबिल मजम्मत है, गलत है। किसी के ऊपर भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आप आर्गूमेंट के साथ जवाब दें, और टॉर्चर की ये सियासत हुकूमत को समझना होगा और इसको सद्देबाब करना होगा, वरना ये हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और अपोजिशन को तो ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होता है। अगर आप PMLN का पूरा रिकॉर्ड उठाएं तो वो ये टॉर्चर कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी कर लेते हैं। हाँ, PTI वाले जो है वो ज़बानी कलामी तो बहुत अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि PMLN का जलसा हो रहा और PTI वालों ने जाके हमला कर दिया हो, या कोई एक पार्टी की एक्टिविटी के ऊपर दूसरी पार्टी एक्टिविटी करते हुए हमला कर दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप आर्गूमेंट करें, ज़बान से जवाब दें,
और यूं अटैक ना करें। उस दिन जो कौमी असम्बली के बाहर हुआ वो काबिल मजम्मत है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन उसमें कसूर उन वर्कर्स का नहीं है, वो पहले से वहाँ मौजूद थे। कसूर उन लोगों का है जिनको पता था कि यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है और वहाँ पे आए जानबूझ के तमाशा लगाने के लिए। पीडीएम की बाकी जमातें भी उनके साथ नहीं आई, उन्होंने रात को 1:30 बजे खुद प्लान किया था और जो मीडिया हाउसेज के अंदर जो प्रेस रिलीज आके गिरी वो रात को 1:30 बजे आई कि जनाब कल हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। जो प्रेस नोट आया मीडिया के अंदर वो ये था, दावतनामा। तो ये प्लान बाद में किया गया, वो 2-3 दिन पहले से प्लान था। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। लोग अपने बच्चों को संभालें, अब ये आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको लड़वाएंगे, क्योंकि खुद तो ये नहीं लड़ते, लोगों के बच्चों को मरवाते हैं, लड़वाते हैं, और कल को इनकी सुलह हो जाती है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने एक दूसरे को बहुत मारा, कई लोग जो हैं वो जान से गए, बहुत सारे लोग जो है माजूर हो गए। बहुत अजीबोगरीब किस्म के हालात रहे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। आजकल दोनों बहन भाई हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो कल को मुमकिन है ये जो लोग आज लड़ रहे हैं कल को फिर प्यार कर रहे हो, तो अपने बच्चों को और अपने आप को बचाइए, इस लड़ाई से बाहर रखिए, इनको खुद लड़ने दें। इनका दिल करता है तो ये अपने गिरेबान खुद चाक करवाएं और खुद जाके लड़ें। ये लीडर्स इक़्तिदार जब ये करते हैं तो लड़ें भी ये खुद ही। अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को इस लड़ाई से बाहर रखें। हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमें आज तक पाकिस्तान में कोई सहूलत तो दे नहीं सके, कोई भी हुकूमत हो, चाहे ये हुकूमत हो, तो लड़ने के लिए हम आगे आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को अब इनके साथ साफ साफ इनकार करना चाहिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं है यहाँ पे, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम प्यार से रहेंगे। और जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं कानून को हरकत में आना चाहिए उनके खिलाफ, और ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। अपोजिशन के अंदर जो दरारें हैं दूसरी जानिब वो बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं। मैं उसमें एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ साफ कहा कि मैंने अपनी वालदा से सीखा है कि बाइकॉट या इस्तीफ़ों के बजाय सिस्टम में रहकर मुकाबला किया जाए। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि बाइकॉट और इस्तीफ़ों के बजाय सिस्टम में रहकर मुकाबला किया जाए, जबकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अब तो इस्तीफ़े देने के अलावा चारा कोई नहीं है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफ़े देने के अलावा चारा कोई नहीं है, और वो इस्तीफ़े दिलवाने पे तुले हुए हैं, और वो लॉन्ग मार्च के बाद एक लंबा धरना भी करना चाहते हैं। वो बाइकॉट करना चाहते हैं कि असेंबली के अंदर आज के बाद हम नहीं जाएंगे, सेनेट के अंदर आज के बाद हम नहीं जाएंगे, बाहर रहो, निकलो इससे, कोई कानून साजी नहीं होगी, कोई इस्लाहात नहीं आएंगी, लिहाजा अपने आप को बाहर रखा जाए और बाइकॉट किया जाए, और फिर इस्तीफ़े लेकर जाया जाए लॉन्ग मार्च में। इस्तीफ़े जमा करवाए जाएं, जब तक इस्तीफ़े मंजूर ना हो वहीं बैठ जाओ और इस्तीफ़े मंजूर करवा कर उठो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में नया इलेक्शन ही होगा। हम दोबारा ज़िमनी इंतखाब नहीं होने देंगे। ये है स्ट्रेटजी मियाँ नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान साहब की। लेकिन बिलावल ने साफ कहा कि मैंने अपनी वालदा से सीखा कि बाइकॉट या इस्तीफ़ों के बजाय सिस्टम में रहकर मुकाबला किया जाए। एक और बात उन्होंने की कि लॉन्ग मार्च ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। उसकी 2 वजूहात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा 26 मार्च को तो हम लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं, 27, 28, 29 तक तो पहुँचेगा। तो भुट्टो साहब की बरसी आ रही है, आपको बताया कि अप्रैल की 4 तारीख को गालिबन उनकी बरसी आ जाती है, तो उसकी तैयारियां भी करनी होती हैं। फिर पूरे पाकिस्तान से काफ़िले भी जाते हैं, तो वो यकम से ही काम शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल से तो ऑनवर्ड हम नहीं हो सकेंगे, तो मार्च के आखिर तक तो वो लंबा नहीं हो सकता लॉन्ग मार्च, वो मुख्तसर करना पड़ेगा। और भुट्टो साहब की बरसी के बाद जो है रमज़ान मुबारक है, तो और ज़्यादा लंबा भी नहीं किया जा सकता। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये उम्मीद भी तोड़ दी, ये कहकर कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉन्ग मार्च के बाद कोई धरना वरना होने जा रहा है। बस लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, टोकन एहतजाज होगा, वापस आएंगे, पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करेंगे और सिस्टम में रहकर मुकाबला करेंगे। ये उन्होंने अपनी वालदा से सीखा है। और बहुत सारी चीज़ें थी वो भी सीख लेते, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में सीख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इस्तीफे ना दिए तो लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिलावल ने साहब इनकार कर दिया, लॉन्ग मार्च से भी इनकार कर दिया और इस्तीफों से भी इनकार कर दिया। अब जो इनका इजलास होने जा रहा है ना कल, वो बड़ा सख्त होगा और बड़ा टफ होगा। कल के इजलास के अंदर बहुत सारी सख्त चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बड़ा तनाव की कैफियत में हो रहा है। मुफाहमत की बात कुछ लोग करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो वहाँ पे उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। पार्लिमानी सियासत में आने की वो बात करते हैं। एहतजाजी, पुरतशद्दुद और इस्तीफे देने वाली सियासत की तरफ फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब लाना चाहते हैं। तो ये बड़ा टफ है कल का दिन। और ये उस वक्त हो रहा है जब हमजा शहबाज साहब अब बाहर हैं और वो नुमाइंदगी कर सकते हैं अपने वालिद शहबाज शरीफ साहब की, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट पेस के साथ चल रहे हैं, एक अलग तरफ जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन के अंदर जो वाजे होती हुई दरारें अब किसी अंधे को भी नज़र आ रही हैं। और मरीम नवाज साहिबा ने और फजलुर रहमान साहब ने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, अपनी परेशानी, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, क्योंकि उनके लोगों ने धोखा दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी को,
जो 8 लोग हैं वो फजलुर रहमान साहब के और मरियम नवाज साहबा के हैं, नून लीग के। इन लोगों ने धोखा दिया है। अब इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो कह रहे हैं जी कि हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद लेकर आते हैं, आइए ये करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा नहीं जी हमें ये नहीं करना, उनको और ज़्यादा कोई शर्मिंदा होने का शौक़ नहीं है कि दोबारा से शर्मिंदगी हो जाए। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुखालफत कर दी है इसकी, और ये नाराज़गी का इजहार है उनकी जानिब से एक तरह से। और उनके स्टेटमेंट्स में आपको ये नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ों से साफ मना कर दिया, लॉन्ग मार्च के बाद धरने से साफ मना कर दिया, उन्होंने सिस्टम के अंदर से बाहर जाने से साफ मना कर दिया, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने से साफ मना कर दिया। अब क्योंकि नून लीग और फजलुर रहमान साहब अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं, शर्मिंदगी मिटाना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन को मैदान में लेकर आए हैं। एक चीज़ और डेवलपमेंट है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़रा ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शफकत महमूद साहब ने, फवाद चौधरी, इन लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज खुद मुस्ताफ़ी हो जाए, ये ख़त्म कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन और एक नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो गैर मुतनाज़ हो और एक अच्छे सिस्टम के तहत बने जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है और बड़े लंबे अरसे से कर रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN लेकर आए थे और ये उनका वफादार है, वही इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसको बैक भी कर रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के एलिगेशन इल्ज़ामात हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए उनको, और मौका देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल लोगों को कि वो एक बेहतर सिस्टम डेवलप करके लेकर आएँ और उस सिस्टम के तहत एक अच्छा इलेक्शन कमीशन मौजूद हो जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात कराए, जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि अपोजिशन इसके अंदर किसी किस्म का ताउन अभी नहीं कर रही। वो क्या है? इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये पेशकश की है अपोजिशन को, आइए और इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम करते हैं, हम इंतखाबी इस्लाहात लेकर आते हैं, जो आपकी भी डिमांड थी हमारी भी डिमांड है, सारे बैठ जाते हैं मिलकर ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आते हैं जिसके बाद इंतखाबी निज़ाम जो है वो साफ़ और शफाफ हो जाएगा और फिर कल को कोई धांधली का रोना नहीं रोएगा, ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये कहा है, ये ऑफ़र की है हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने ऑफ़र की है अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन इसके अंदर ताउन नहीं कर रही। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो किसी दिन डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि मौजूदा सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन का और मौजूदा जो सारा का सारा निज़ाम है, ये जकड़ा हुआ निज़ाम है, इसमें धांधली की बड़ी गुंजाइश है। इसमें जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी 20,000, 30,000, 40,000 तक के वोट पहले से मौजूद हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जो जाली वोट हैं, और उन्हीं से फ़ायदा उठाते हुए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाती हैं। जब ये किसी को टिकट देते हैं तो 30-40,000 वोट साथ देते हैं। इसकी बहुत सारी शवाहिद और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने ऐसे जाली इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पकड़े हैं और ये सारा निज़ाम मैं देखता रहा हूँ। अगर तो एक नया निज़ाम बनता है जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन से हटकर होता है और इलेक्शन का एक नया सिस्टम बनता है, तो फिर अपोजिशन पार्टीज अपने लाखों वोटों से हाथ धो बैठेंगी और वो नहीं रहेंगे। यानी पीपल्स पार्टी का सिंध में पूरा एक निज़ाम है, पंजाब में पूरा का पूरा एक निज़ाम है PMLN का, तो अगर इनसे इनका निज़ाम छीन लिया जाएगा तो लाखों वोट चले जाएंगे। तो इंतखाबी इस्लाहात के अंदर हर हाल में हर पाकिस्तानी को चाहिए कि ये आवाज़ उठाए और वो ये कहे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, कि आप इंतखाबी इस्लाहात करें। हम हर इलेक्शन के बाद ये रोना धोना नहीं सुन सकते, कभी तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। जो हार जाता है वो कहता है धांधली होगी और झगड़ा शुरू कर देता है। लिहाजा इंतखाबी इस्लाहात की एक ऑप्शन रखी है हुकूमत ने अपोजिशन के सामने। अगर अब इनकी नीयत है तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहले ये कहते थे ये कौन सा टाइम है, अब इलेक्शन सर पे है, अब आप खुफिया इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं, तो अब आप क्यों कर रहे हैं? तो अब तो कोई इलेक्शन नहीं आने वाला, अब तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल में ये अपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए बेहतरीन वक्त है। हुकूमत ने ऑफ़र करके अच्छा किया, अपोजिशन को ओके करना चाहिए और आकर बैठ के इंतखाबी इस्लाहात के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए नज़र नहीं आ रहे और कोई ताउन भी नहीं कर रहे। और उसकी जो डिटेल्स हैं उसके लिए तो पूरा एक वीलॉग अलग से करना पड़ेगा। बहरहाल सियासत में टॉर्चर, तशद्दुद वो बढ़ता चला जा रहा है, ये अपोजिशन को फ़ायदा देगा और वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के सारे पुरतशद्दुद वाक़े के बाद किसी ने कुछ कहा नहीं। आपको याद है पीपल्स पार्टी के जो MNAs MPs थे उनके घरों पे हमले किसने किए थे जब लोड शेडिंग हो रही थी? शहबाज शरीफ साहब ने करवाए थे, मुस्लिम लीग नून ने करवाए थे और नून लीग के कारकुनों ने घरों पे हमले किए थे। तो मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि कब कब ये अटैक करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, उनकी इमलाक पे, उनके घरों पे। और हाँ, ये जितने हमले हुए थे एहसन इकबाल के ऊपर, ख्वाजा आसिफ के ऊपर या दीगर लोगों के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये सारे हमले ख़त्म नबूवत के मामले के थे।
ये तहरीके लब्बैक वाले और उनसे जुड़े हुए कारकुनों ने ये अटैक किए थे, और वो अटैक करने के बाद लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारे भी लगाते थे। तो वो तहरीके लब्बैक के कारकुन थे और वो ख़त्म नबूवत के मामलात के अंदर आके मार रहे थे और वो अटैक कर रहे थे। उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं था। तहरीक इंसाफ ने कोई एहसन इकबाल साहब के ऊपर अटैक नहीं किया था, गोली नहीं चलाई थी, ना ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी थी, ना नवाज शरीफ साहब को जूता मारा था। ये जो सारे वाकयात हैं, ये वो वाकयात हैं जो प्लान्ड वाकयात थे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के नहीं थे, ये तहरीके लब्बैक के थे। इसी तरह जो प्लान्ड वाकयात हैं वो किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हैं, ये आप माजी में देखें और याद करें। और अगर आपको कुछ याद है और मुझे भूल गया तो आप मैसेजेस के अंदर भेज सकते हैं, हम उसको शामिल करेंगे किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।